यहां दिखेगी हर खबर से पहले। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। खबरों का असली खिलाड़ी अब आ गया है आपके घर। न्यूज एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं एस त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में ये क्या हो रहा है? एक और तो नौकरी की आस में दिन रात तैयारी कर एंट्रेंस एग्जाम देने वाले लाखों नौजवानों को ठगा गया। मामला खुला तो बैकडोर से नौकरी पाने वाले सीखों के पीछे धकेले जा रहे हैं। व्यापम घोटाले की जांच में आए दिन हो रहे नए खुलासों के बीच एक और भर्ती घोटाला सामने आ गया। व्यापम की आंच जहां वर्तमान बीजेपी सरकार को परेशान कर रही है, वहीं 12 साल पुराने विधानसभा भर्ती मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी सहित कई लोग आरोपी बनाए गए। नियुक्तियों के नाम पर सदन से लेकर सड़क तक सियासत नहीं हो रही है। कानून दांव पेच भी आजमाए जा रहे हैं। राजनीति की चौसर पर चढ़े इस मामले में अभी और कई दांव बाकी हैं, लेकिन जनता ये पूछ रही है कि क्या कभी राजनीतिक अप्रोच और पैसे के बल पर होने वाली बैकडोर एंट्री पर रोक लगेगी? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। फर्जी नियुक्ति पर एमपी में शुरू हुआ आरटीआई वार। कांग्रेस ने लगाई विधानसभा में आरटीआई, तो बीजेपी ने भी मांगी दिग्गी सरकार में हुई नियुक्तियों की जानकारी। आज जनता मांगे जवाब में इसी पर चर्चा। फर्जी नियुक्तियों के मामले में विधानसभा पहुंची स्पेशल जांच टीम। अहम दस्तावेज जब्त। विधानसभा उप सचिव से भी की पूछताछ। आपको दिखाया कि नागरिक किस तरह भ्रष्टाचार हो बजट सत्र के पहले दिन सदन में विपक्ष का हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुआ शोर शराबा, कार्यवाही स्थगित। पांच मार्च को खंडवा के सिंगा जी आएंगे पीएम मोदी। पावर प्लांट की 2 यूनिट का करेंगे भूमि पूजन। तैयारियों में जुटा इंदौर प्रशासन। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश ने मकान कब्जाने मचाए आतंक। घर और दुकानों में तोड़फोड़, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। जबलपुर में एनएसयूआई के चुनाव में आपस में भिड़े कार्यकर्ता। वोट हथियाने के लिए जमकर हुई तू-तू मैं। पुलिस ने शांत किया विवाद। बेमौसम हुई बारिश से भिंड जिले में खड़ी फसल को भारी नुकसान। किसानों ने की मुआवजे की मांग। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ ने युवक को बनाया निवाला। शिकायत के बाद भी वन अमले ने नहीं ली खैर खबर। और सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे बिरसा के बाढ़ वाले गणपति मंदिर। पत्नी साधना सिंह के साथ की पूजा अर्चना। तो इन दिनों एक विज्ञापन लोगों की जुबां पर चढ़ा हुआ है। मौका मौका, भले ही क्रिकेट को जहन में रखकर गढ़ा गया हो, लेकिन सूबे की सियासत में सियासतदा के लिए ये मुफीद है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां आजकल मौके की तलाश में रहती हैं और मौका देखकर एक दूसरे के खिलाफ चौका भी मार रही हैं।
दिग्विजय सिंह ने सरकार पर संगीन आरोप क्या लगाए, उनके राज में की गई भर्तियां बीजेपी को फौरन याद आ गई। 12 साल बाद ही सही सरकार को लगा कि दिग्गी राज में फर्जी नियुक्तियां हुई थी। आनन फानन में FIR भी दर्ज कराई गई, SIT का गठन भी हो गया। वहीं कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल एनकाउंटर करार दिया। तो सूबे की सियासत में इन दिनों गलत तरीके से नौकरियां दिलाने का मुद्दा छाया हुआ है। राजनीतिक रसूख को इस्तेमाल कर नाकाबिलों की जमात को सरकारी नौकरियों में भर दिया गया। बीजेपी पर जहां व्यापम के जरिए अपनों को उपकृत करने का आरोप लगता रहा है, तो वहीं कांग्रेस राज में भी नौकरियों में बंदरबाट उजागर हुई है। मध्य प्रदेश की सियासत में यूं तो रह रहकर बवंडर उठता ही रहा है, मगर ताजा तूफान में सियासतदानों के चेहरे से जब नकाब उठा तो हर किसी की जुबान पर एक ही बात आ रही है कि सियासत के इस हमाम में सब नंगे हैं। पहले सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और पदाधिकारी का जेल जाना, फिर राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज होना, और अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज होना इस बात की मिसाल है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई किसी से कम नहीं। एक चले डाल डाल तो दूसरा पात पात। राज्य की सियासत में इन दिनों गलत तरीके से नौकरियां दिलाने का मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी से जुड़े लोगों पर जहां व्यावसायिक परीक्षा मंडल में काबिल छात्रों का हक मारकर नाकाबिल लोगों को रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटने का आरोप है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी पर विधानसभा में 17 लोगों को गलत तरीके से नौकरी देने का प्रकरण दर्ज हुआ है। दिग्विजय के खिलाफ नौकरियों में पद के इस्तेमाल का प्रकरण दर्ज होते ही बीजेपी की बाँछें खिल गई हैं। निजी रूप से मानना तो ऐसा है, बाकी कागजों को देखने के बाद ही स्पष्ट रूप से बताया जा सकेगा। पिछले सत्र में भी आप कुछ नियुक्तियों की लिस्ट लेकर आए थे कि जी हाँ, मैं उन्हीं के आधार पर ही कह रहा हूँ। नहीं, पिछले सत्र में लेके नहीं आए थे, कहा भी था हमने, कहा भी था तो करेंगे भी। इन लोगों ने जिस तरह के जो मामले उठाए वो झूठ का एक पुलिंदा है, पूरा झूठ है। आप यदि देखोगे कि पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई भी साक्ष्य इनके पास नहीं है। और उसके विपरीत अब जब उनके खिलाफ मामले पुराने निकलने लगे तो उनको दर्द होने लगा। मैंने तो भरपूर प्रयास किया कि ना हूं, और इसके लिए सचेत भी किया कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार उनकी थी, अध्यक्ष वो थे। जो जैसे कृत्य करता है उसके हिसाब से कानूनी प्रावधान है और कानूनी कार्रवाई होती हैं, लेकिन ये जरूर है कि कोई बच नहीं सकता कानूनी कार्रवाई से, और उसका उदाहरण है दिग्विजय सिंह जी और श्रीनिवास जी। ये कार्रवाई बहुत पहले होना थी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की कार्रवाई पॉलिटिकल एनकाउंटर है। दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर कार्रवाई पर चुटकी ली और मामले की CBI जांच की मांग की। शिवराज जी, आपने जो मुझे जन्मदिन का उपहार दिया है उसके लिए धन्यवाद। इससे ज्यादा उपयुक्त समय नहीं हो सकता। शिवराज जी, व्यापम के साथ ही ये मामला भी CBI को दे देना चाहिए। क्या वो ऐसा करेंगे? वहीं कांग्रेसियों के मुताबिक पिछले दिनों जिस तरह दिग्विजय सिंह ने राजनीतिक सूरमाओं के खिलाफ सबूत जारी किए थे, उसी से बौखलाई बीजेपी ने ये कार्रवाई की है। उन्हीं की पार्टी ने जो व्यापम का सच एक पुस्तक निकाली थी, उस पुस्तक में 2 आरोपी और हैं। एक हैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा जी, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके बेटे नरेंद्र शर्मा, और नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके PA का काम कर चुके नरेंद्र मिश्रा। उनकी नियुक्ति भी अवैध हुई है। और यदि कानून के पालन की पक्षधर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो मेरा उनसे आग्रह है कि वे रघुनंदन शर्मा के बेटे रघुनंदन शर्मा, नरेंद्र मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर के विरुद्ध भी FIR दर्ज करवाए। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बीजेपी ने दिग्विजय शासन में फर्जी भर्तियों का मामला गर्म किया तो कांग्रेस भी कहां बाज आने वाली थी।
कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा सचिवालय में फर्जी नियुक्ति की जांच कर रही एसआईटी से फर्जी नियुक्ति कराने वाले नेताओं को भी आरोपी बनाने की मांग की। इसके साथ ही कांग्रेस ने विधानसभा सचिवालय में आरटीआई लगाकर 2004 से अब तक हुई नियुक्तियों, पदोन्नतियों और प्रतिनियुक्तियों के रिकॉर्ड की मांग भी की है। कहते हैं सियासत में कोई मरता नहीं, शायद मौजूदा हालात इसकी बानगी हैं। का तकाजा देख जिस तरह बीजेपी ने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं, उससे कांग्रेस और हमलावर हो गई है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर इल्जामों की सियासत में पीड़ितों को भी कभी इंसाफ मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। जब मुद्दों पर हावी होती है सियासत, अपने नफे के लिए राजनीति में उलझते हैं नुमाइंदे, आरोप की राजनीति चढ़ती है परवान, तो सवाल उठते हैं। कहां तक जाएगी भर्तियों पर छिड़ी बीजेपी कांग्रेस की जंग? क्या आरोप प्रत्यारोप से पीड़ितों को मिलेगा न्याय? नियुक्तियों में हो रही बैकडोर एंट्री क्या कभी रुक पाएगी? तो आरोप की राजनीति, इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुष्पेंद्रनाथ पाठक जी। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस विधायक निशंक जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा पाठक जी आपसे ही, 12 साल बाद अचानक जिन्न निकलता है। 12 साल तक कहाँ, किस बोतल में बंद किए हुए थे? नहीं, ये 12 साल की बात नहीं है। आपको याद होगा कि जून जुलाई का जो सत्र था विधानसभा का, 14वीं विधानसभा का, उसमें विपक्ष ने बार बार ये मांग की कि हम व्यापम पे चर्चा करना चाहते हैं। तो स्पीकर महोदय ने ये उसमें व्यवस्था दी थी कि सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपकी बहुत मांग है, तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी बोला था। फिर वहाँ चर्चा हुई थी इस बात को लेके, और व्यापम को लेके बृहद चर्चा 2 दिन तक चली। उस चर्चा में जब भी हमारी पक्ष से बातचीत आई तो हमने बताया कि कांग्रेस के भयंकर नियुक्तियां हुई हैं और बहुत ही गलत तरीके से नियुक्तियां हुई हैं। उनका अभी खुलासा भी हुआ। अभी व्हाट्सएप पे हमने तमाम मैसेजेस देखे जिसमें लिखा है कि भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए, विशेष प्रकरण मानते हुए चपरासी को संविदा शिक्षक वर्ग 3 बना दिया। तो ये तमाम तरह की अब आई हैं बाहर बातें, जो हुई तो तब थी। पाठक जी, ये बातें आई, बिल्कुल मानता हूं कि चपरासी को या बाबू को सेक्रेटरी तक बना दिया, सारी चीजें हैं। ये आपने कहा कि पिछले सत्र में उठी, मान लिया। आपकी 12वां साल चल रहा आपकी सरकार को। जैसे ही सरकार आई थी उस दौरान जब सचिन द्विवेदी की एक बनाई गई थी, आयोग बनाया गया था, सिंगल आयोग बनाया गया था, उन्होंने सिफारिश की, उसी दौरान तुरंत क्यों नहीं कर दिया गया? जब व्यापम मुद्दे पे कांग्रेसों ने घेरना चालू किया तब ये मामला क्यों आया? नहीं, सब समय के साथ अपने आप शुरू हो जाती है कार्रवाई। आपका कहना सही है कि उस समय भी बात ये ध्यान में आ गई थी, लेकिन तब परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि उस समय ये नहीं हो पाई कार्रवाई। गृह मंत्री का काम है, गृह मंत्रालय का काम है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, इसलिए हो सकता है उनने अपने काम करने के तरीके में कहीं कोई बात रही। जी जैन साहब, हमारा आपसे सवाल है, ठीक है व्यापम मामले में आपने कहा कि एक परीक्षार्थी की जगह दूसरे परीक्षार्थी बैठ गए, पैसा देके नियुक्तियां हो गई, लेकिन कांग्रेस रिजिम में जो सामने आया 17 नियुक्तियों का मामला, हमें भी वो सारी नियुक्तियां मालूम है, उसमें तो कोई परीक्षा ही नहीं हुई, सीधे भर्ती। फिर उन्होंने डिप्टेशन किया, दूसरे विभाग में एक पोस्ट ऊपर भर्ती हो गई, फिर उसको पुल बनाया, दूसरी वापस विधानसभा में एक पोस्ट ऊपर सम्मिलियन हो गया, फिर तीसरी तरफ गए। इस तरह नीचे से लेके 4 से 5 साल के अंतर में एक क्लर्क के आदमी को ऑफिसर बना दिया। जहां तक विगत दिनों 2 दिन पहले माननीय दिग्विजय सिंह जी और श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी जी पर प्रकरण पंजीबद्ध करने की बात है, स्पष्ट होता है कि सरकार कितना बौखला गई है कि बदले की भावनाओं को चरम पर ले जा रही है। यदि कोई नियुक्ति में गड़बड़ी हुई थी, 12 साल से आपकी सरकार है, सचिन द्विवेदी साहब की एक सिंगल आयोग बनाया गया 2007 में, उसकी रिपोर्ट आ गई, 2007 से वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डली थी। किसने रोका था 2007 से आज 2 दिन पहले तक कार्रवाई करने से? कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग किसी ना किसी तरह का दबाव बनाकर उनके खिलाफ जो जांच चल रही है, जो कांग्रेस उनके खिलाफ सड़कों पर उतर रही है, उसको दबाव बनाना और दबाव बनाकर जो उन्होंने काले कारनामे किए हैं
जो भ्रष्टाचार किया है, जो इस प्रदेश के युवाओं के साथ भेदभाव करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको रोकना चाहती है। इससे अच्छी क्या बात होगी कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, मैं आपके चैनल पे देख रहा था कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 28 फरवरी को खुद ट्वीट करके माननीय शिवराज जी से बोला है, प्रदेश के मुखिया जी से, कि आप इस प्रकरण की भी सीबीआई जांच दे दीजिए और उस प्रकरण की भी सीबीआई जांच दे दीजिए। जब वो खुद कह रहे हैं कि यदि हमने कोई गलती की है तो आप सीबीआई को जांच दे दीजिए, फिर माननीय शिवराज जी लगातार क्यों सीबीआई जांच कराने से पीछे हट रहे हैं, जबकि अब तो सीबीआई भी भारत सरकार के अधीन है। तो ऐसी क्या समस्या है? कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई चीज का डर है। जैन साहब, अगर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के निर्देशन पे जांच हो रही है तो क्या सीबीआई को आप उससे बड़ा मानते हैं? नहीं, सीबीआई भी हमारी मांग है, पार्टी की मांग है कि सीबीआई भी हाई कोर्ट के निगरानी में या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करे। हम किसी जांच एजेंसी पे संदेह नहीं कर रहे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे संदेह नहीं है, न्यायालय में हमारा पूर्ण विश्वास है, मगर हम ये चाहते हैं कि केंद्र की जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्देशन में जांच करे, तभी तो सच्चाई सामने आएगी। मेरा जी कि हाई कोर्ट ऑलरेडी इस काम में है, उनकी निगरानी में यहाँ जांच चल रही है जी। तो आप मुख्यमंत्री से क्यों आग्रह कर रहे हैं? सीधे जाइए हाई कोर्ट में आग्रह कीजिए ना कि आप जो जांच कर रही है संतोषजनक नहीं है, इसको सीबीआई से हम कराना चाहते हैं, आप सीबीआई को सौंपिए। हाई कोर्ट से क्यों नहीं जाके भिड़ रहे? जबरन बेमतलब में तूल दे रहे बात को, यहाँ का वहाँ बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं। इससे बेहतर होगा कि सीधे वहाँ चले जाएं और हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दें, खुद जाके वहाँ प्रेजेंटेशन दें अपना और बताएं कि हमें जो जांच चल रही है इसमें कुछ संदेह लग रहा है, हम इसको चाहते हैं कि सीबीआई से करा दिया जाए। चलिए पाठक जी और जैन साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी, हम उनका ओपिनियन जान लेते हैं। सिरोठिया जी, ये जो कुछ भी हो रहा है क्या वो सब सही हो रहा है? देखिए त्रिपाठी जी, इस पूरे मसले को समझने के लिए मैं अपने दोनों विधायक साथियों से भी निवेदन करूंगा कि ये दोनों फर्स्ट टाइमर हैं अभी विधानसभा में, और इस मामले की शुरुआत कहाँ से कैसे हुई है उसका थोड़ा पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डालूंगा, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें जी। थोड़ा संक्षेप में। उमा भारती ने सचिंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में इसकी जांच कमेटी करी थी, क्योंकि उस वक्त जब ये कांग्रेस की सरकार चल रही थी काफ़ी मामले उछले थे अखबारों में, मैगजीन में, मैंने खुद भी आउटलुक मैगजीन में इसकी स्टोरी की थी। तो उसके बाद में उमा भारती जैसी सत्ता में आई और उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए, लेकिन सचिंद्र द्विवेदी ने अपनी जांच रिपोर्ट बहुत कम समय में, बहुत ही मतलब एक कहना चाहिए कि बहुत ही सतही तौर पर नहीं, उन्होंने काफ़ी गहराई से जांच की थी, लेकिन उनने बहुत प्रॉम्प्टली रिपोर्ट दी थी। जैसा आज जांच कमेटियां और आयोग होते हैं उसको लटकाऊ उसमें नहीं किया था, लेकिन वो यहाँ जैसी उमा भारती गई उसके बाद में सचिंद्र द्विवेदी मुझसे खुद व्यक्तिगत रूप से कहते रहे कि इतनी बड़ी जांच और सब किया और कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उसको धूल में पटक दिया गया बस्ते में, ठंडे बस्ते में। ठीक है, अब यहाँ पर जो मामला आया व्यापम वाला, मैं अपने कांग्रेसी मित्र से भी एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपने जब एसआईटी को मामला दिया है, आपने कोई दस्तावेज सौंपे हैं या सौंपने की प्रक्रिया चल रही है, उस एसआईटी जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा गठित है, वो हाई कोर्ट के, और इसके आप सीबीआई जांच के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक पहले ही जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये हाई कोर्ट की दलील को सुना कि हाई कोर्ट खुद अपनी निगरानी में और एक एसआईटी की विशेषज्ञ टीम के साथ में इसका इन्वेस्टिगेशन करा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस चीज़ को मानते हुए ये कहा कि हाँ एसआईटी जांच करेगी और आपके पास में कोई दस्तावेज पुरावे हैं तो आप उनको उपलब्ध करा दीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है इसमें कि आप अभी इतना धैर्य तो रखिए कि आपने एसआईटी को जो कागज दिए हैं उससे रिपोर्ट तो आ जाए। सवाल ये यहाँ उठता है, आपने कहा कि उमा भारती जी ने किया, मतलब आपका आशय है कि बाबूलाल गौर जी ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि उमा भारती जी ने, निश्चित रूप से हैं, उसके बाद शिवराज जी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि उमा जी के समय हुआ था। तो अब ये 12 साल बाद अचानक जिन्न निकलना, ये किस रूप में आप देखते हैं? ये देखिए, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि ये कांग्रेसी मित्र अगर थोड़ा धैर्य रखते और एसआईटी की जांच का आने रिपोर्ट तक तो आने तक तो भरोसा रखें। आप पहले से ही एसआईटी में भी दे रहे हैं और सीबीआई का चिल्लाना भी कर रहे हैं। आपको लगेगा एसआईटी की जब जांच रिपोर्ट आए आप उससे सहमत नहीं हो, तब आप जाके हाई कोर्ट में मूव करिए कि आप जो है ये हमें एसआईटी की जांच जो है ये मुझे संदेह से परे लग रहा है, संदेह ये जो कार्रवाई हुई है नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब कांग्रेस ने क्या हंगामा शुरू किया, एक तरफ एसआईटी जांच करी, जब तक तो देखिए ये मामला टेक्निकल, लीगल और पॉलिटिकल है, जब तक कि टेक्निकलिटीज पर
एसआईटी कोई निष्कर्ष नहीं कर देगी तब तक हाई कोर्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता इसमें। जब लीगल एक्शन होगा तो उसके बाद में कोई पॉलिटिकल एक्शन होगा। कांग्रेस ही तो सारी चीज एक ही दिन में करना चाहते हैं। क्या पॉलिटिकल, क्या कांग्रेस के कहने पर कोई अपने सत्तारूढ़ दल का मुख्यमंत्री को बदलेगा? अब जरा सोचने की बात है, आपको वहां धैर्य करना पड़ेगा। जब आपने इस तरह से ब्लो द बेल्ट जाके और आपने अपनी कार्रवाई की है तो भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, उसको भी हक है अपने प्रतिकार करने का। और उनके पास में एक रिपोर्ट पुरानी पड़ी हुई थी तो जिसको राजनीतिक शिष्टाचार के नाम दिया, किसी सरकार का उपयोग कर लिया नहीं। जो उन्होंने देखिए, जब उनके पास में रिपोर्ट पड़ी हुई थी ऑलरेडी, एक जिन्न आपने निकाला है व्यापम का, दूसरा जिन्न ने निकाल दिया कि चलिए इससे आप गिरिए। मतलब राजनीतिक लड़ाई है। और मेरे हिसाब से कि जब आपने अगर टेक्निकल और लीगल तरीके से आपने लड़ी है तो आपको लीगल और टेक्निकल रिपोर्ट्स के आने का इंतजार करना चाहिए, इतना धैर्य होना चाहिए। और आप ये नहीं करते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता के सामने आप इस तरह से कटे, माने आप विधानसभा की कार्रवाई आप सोचिए कि विधानसभा का सत्र 7 दिन में खत्म हो गया, जनता के कितने जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। जब एसआईटी जांच कर रही है, हाईकोर्ट जांच कर रही है, तो विधानसभा क्या फैसला कर देगी उसमें? ये चीज सोची जाना चाहिए। राजेश जी, आपसे जरूर आपने सवाल उठाया तो हम आपसे जरूर पूछेंगे कि विधानसभा की कार्रवाई किन के द्वारा स्थगित की गई, सत्ता पक्ष या विपक्ष के द्वारा? लेकिन आपने जो कहा है उसमें हम जैन साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं हम उनसे पूछ लेते हैं। मैं राजेश जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। निश्चित रूप से जो बदले की भावना से कार्रवाई है, एक प्रकरण की तरफ और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि श्रीनिवास तिवारी जी के बेटे के खिलाफ भी, सुंदरलाल तिवारी जी जो हमारे विधायक साथी हैं, उनके खिलाफ भी जनपद अध्यक्ष रहते हुए कोई एक मामला निकाला गया जिसकी एफआईआर ऑलरेडी हाईकोर्ट पेश कर चुकी थी। उनके खिलाफ एक प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया। तरह तरह से विधायकों पर दबाव बनाया जाता है कि यार कहीं आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, नहीं तो आप भी मिलजुल के चलिए। मैं नहीं समझता कि जब आप एसआईटी से जांच करा रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन में, तो आपको तकलीफ क्या है सीबीआई से जांच कराने के लिए? दिग्विजय सिंह जी से भी कुछ उदाहरण लीजिए, वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ सीबीआई की जांच को दे दीजिए आप और इसको भी दे दीजिए। फिर क्या तकलीफ आ रही? कहीं ना कहीं गड़बड़ है। साथ ही साथ रघुनंदन शर्मा जी के बेटे का भी नाम था, उसकी क्यों जांच में उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं है? नरेंद्र सिंह तोमर जी के स्टाफ की भी बात थी, नरेंद्र सिंह तोमर जी के खिलाफ। तो जैन साहब, अगर स्टाफ का कोई आदमी आ गया, हो सकता है काबिल हो, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी जो मुझे मालूम है उन्होंने कहीं पत्र लिख करके या कह के नहीं किया। अगर स्टाफ का आदमी काबिल है, श्रीनिवास तिवारी जी के समय जो स्टाफ में था वो क्या काबिल था जिसको हटा के वो आए? ये कैसे आप कह सकते हो काबिल नहीं था? नहीं, वो भी एक व्यापक जांच का विषय है। मेरा कहना ये कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। थोड़ा रुकें, हमारे साथ एक दर्शक है दमोह से, प्रदीप, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। प्रदीप जी, सवाल करें। सर, मैं सवाल करने से पहले 2 बात कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की राजनीति में लोगों के पास सिर्फ 2 राजनीतिक पार्टियों के विकल्प हैं, पंजा और फूल। और उसके बाद हमारे प्रदेश में जातियों के आधार पर या तो पार्टियां टिकट देती हैं या जाति देखकर वोटर वोट देता है। और हमारे प्रदेश का वोटर अभी दिल्ली की तरफ परिपक्व भी नहीं हुआ है और रही सही कसर ये बाहुबल शराब और पैसे में बिक जाता है। और मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे प्रदेश की राजनीति के साथ वोटरों के लिए भी राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प है, पंजा और फूल। ये आपका सवाल नहीं है, आप ये मुद्दा था दूसरा, आप इसमें सवाल करना चाहें अगर कि जो आरोप की राजनीति हो रही है इसमें आप अब सवाल करिए। यही कि दोनों पार्टियां जिस तरह से गड़े मुद्दे उखाड़ रहे हैं तो लोगों को क्या सोचना चाहिए, किसकी गलती मानना चाहिए? बिल्कुल, हम ये राजेश जी से उत्तर लेंगे। जैन साहब, आप अपना कुछ उत्तर दे रहे थे, आप उत्तर दीजिए। मैं कहना चाहता था कि नियुक्तियों पर जो एफआईआर की गई है 2 दिन पहले, उस एफआईआर में कुछ लोगों के नाम जानबूझ के छोड़े गए हैं और एक जो बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, इसकी मैं निंदा करता हूं। और जो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि उनकी भी जांच सीबीआई से कराई जाए इन नियुक्तियों की, और इस जांच को भी सीबीआई से कराया जाए, ये हमारी भी मांगे, कांग्रेस की भी मांगे, कांग्रेस के सभी नेताओं की मांगे। सरकार को इसमें क्या तकलीफ है, ये आज तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। राजेश जी ने यही कहा कि थोड़ा धैर्य रखिए, एसआईटी की जांच आने दीजिए, उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप एप्लीकेशन लगाइए। नहीं, राजेश जी की बात उनकी जगह सही हो सकती है, उनके व्यू से सही हो सकती है, मगर जब हमें जांच कराना है और एक प्रमुख विपक्षी दल और इस प्रदेश के युवा रोडों पर मांग कर रहे हैं जांच के लिए, तो फिर क्या तकलीफ है? पहले तो आपके मन में इस बात को डर था कि कहीं सीबीआई भारत सरकार के अधीन है, कहीं ऐसा नहीं हो कांग्रेस की सरकार कुछ उस पर प्रेशर बना के और कुछ करा दे।
अब तो क्या तकलीफ है? 9 महीने से सरकार आपकी है केंद्र में, इसके बाद यदि कोई दल या प्रदेश के नौजवान आपसे मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई को जांच दे दीजिए, हमारा तो सवाल क्या प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं, क्या कभी समझ में आ रहा है? चलिए पुष्पन पाठक जी, दर्शक ने पूछा था कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, हम आपसे ही पहले उत्तर ले लेंगे, फिर राजेश जी से हम उसका व्यू जानना चाहेंगे। पाठक जी, उनका जो भी हमारे भाई पूछना चाहते थे, गड़े मुर्दे प्रदीप भाई जो पूछना चाहते हैं, उनका सवाल इस जगह है कि वो उन्हें विकल्प नहीं दिख रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा क्या विकल्प हो सकता है। गड़े मुर्दे उखाड़ने के पीछे उनका आशय ये कि यदि मुर्दे की आवश्यकता पड़ती है कि मुर्दे की किसी जांच में जरूरत है, उखाड़े जाते हैं, कौन सी नई बात है। ये तो अपन गड़े मुर्दे उखाड़ना तो मुहावरे में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने तो कई पुलिस केस देखे जहाँ इन्वेस्टिगेशन में कहीं जरूरत पड़ती है तो वाकई गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। तो ये तो उखाड़ना और जांच का विषय है। जांच में यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है तो मुर्दे उखाड़े जाते हैं, ये जांच की मांग होती है, उखाड़ना कोई बड़ी बात नहीं। सवाल ये है, बिल्कुल गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं। राजेश ने कहा कि उमा जी के समय ये बनी थी कमेटी, जांच करने की बात कही गई थी, कार्रवाई करने की बात कही गई थी। यहाँ सवाल यही उठता है कि क्या ये समय था? नहीं, हम मान लिया, हो सकता है कि गौर साहब की जब सरकार थी, माननीय शिवराज जी की जब सरकार थी, हो सकता है इस सरकार में सदाशयता की वजह से जो जांच कमेटी बनी थी, जांच प्रतिवेदन आया था, वो ठंडे बस्ते में चला गया या वो कहीं पड़ा रहा, नहीं उसकी देखभाल हो पाई। तो इसको सदाशयता से जोड़िए ना कि वो सदाशयता। अब सदाशयता कहाँ चली गई? अब सदाशयता कहाँ चली? भावना से जोड़िए ना। बदले की भावना क्या देखना, जब ये बात चल रही है कि सारी नियुक्तियों की समीक्षा की जाए, सारी नियुक्तियों की जांच की जाए, तो उसमें जो नियुक्तियां पहले हुई उनकी भी जांच होना चाहिए। जांच का ही विषय तो है, इसमें गलत क्या? जांच का विस्तार है, तो फिर जांच का विस्तार और जांच के विस्तार को रोकने में अब क्यों मिर्च लग रही है? नहीं, हमें मिर्च नहीं लग रही है। कैसे नहीं लग रही है? 12 साल से आपकी सरकार है, आप रिपोर्ट आपके पास है। आप दोनों लोग रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक दर्शक और हैं, अशोक भोपाल से ही है, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। अशोक जी, सवाल करें। आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही अशोक जी। हाँ जी। आप टीवी की आवाज बंद कर दें। जी सर। जी सवाल ये था जी कि अगर सीबीआई जांच कर रही है कांग्रेस जी, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। सीबीआई तो केंद्र सरकार के हाथ में रहती है ना भाई, बीजेपी डर क्यों रही है? हमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी अब समझ गई है कि हमारे ऊपर भी गाज गिरने वाली है। इससे अच्छा है कि इनको भी अपने हाथ में लेना। और अभी तक तो ये लोग मिलजुल के चल रहे थे कि हम तुम्हें नहीं कहेंगे, तुम हमारी मत कहना। चलिए, इसका उत्तर हम राजेश से लेंगे, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, मैं बता दूं, जब तक मध्य प्रदेश सरकार या कोई भी राज्य सरकार रिकमेंड नहीं करती है केंद्र को सीबीआई जांच के लिए, तब तक जांच नहीं होती। हमारे साथ एक और दर्शक है सागर से, अरुण जी, अपना सवाल करें। सर, हम ये प्रश्न करते हैं भाजपा विधायक जी से कि शायद शिवराज सिंह चौहान जो लपेटे में आ रहे थे सत्यता की व्यापक वोट डाले में, तो सिर्फ जनता का मूड बदलने के लिए, गुमराह करने के लिए नाम दे रहे हैं ये दिग्विजय सिंह जी का। इसलिए इनको तो सत्ता से बाहर करना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, ये उत्तर हम पुष्पेंद्र जी से जरूर लेंगे। एक और दर्शक है हमारे साथ, ब्रिज, जो भोपाल से ही है। ब्रिज जी, अपना सवाल करें। हम तीनों दर्शकों को उत्तर एक एक करके लेंगे। ब्रिज जी, अपना सवाल करें। मेरा एक सवाल है, ले दे के भारतीय जनता पार्टी को लेकर लपेट लेते हैं। कांग्रेस वालों ने तो देखा लग गया 60 साल में कुछ करा ही नहीं हो। पूरा 60 साल के अंदर पूरे कांग्रेसियों ने पूरे देश को लूट डाला है। चलिए, बहुत बड़े घोटाले हुए हैं, उसका उत्तर हम निशंक जैन जी से लेंगे। और एक हमारे जो दर्शक एक और थे सागर से, उनका उत्तर हम पाठक जी से लेंगे। पाठक जी, एक जो पूछा गया है कि इतने सालों बाद पूरे मुद्दे को गुमराह करने के लिए सब मुद्दा उठाया गया, ये हम कैसे कह सकते हैं? जब एक बार जांच चल रही है, जांच में कांग्रेस ने बार बार ये चुनौती दी। मैं आपको विधानसभा की कार्रवाई से अवगत कराता हूं। 2 और 3 जुलाई को विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाके इस विषय पर चर्चा हुई थी, और उस चर्चा के प्रत्युत्तर में हमारे कई सत्ता दल के सदस्यों ने ये बात बताई थी कि तमाम तरह के घोटाले हुए हैं और उनकी जांच होना चाहिए। आपको एक घोटाला सुन के तो आश्चर्य होगा कि 6 महीने पहले एक प्राइवेट स्कूल का गठन हुआ। प्राइवेट स्कूल में लेक्चरर, टीचर और स्टाफ भर्ती हो गया। पूरा स्टाफ 6 महीने बाद पूरा का पूरा स्कूल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आ गया, और जो जिस पोस्ट पे थे वो ज्यों के त्यों वैसे वैसे सीधे की सीधे सरकार ने ले लिए। पूरा का पूरा स्कूल उठा के 6 महीने में गवर्नमेंट का कर दिया गया।
ऐसे तमाम घोटाले उस विषय में, उस चर्चा के दौरान। कब हुआ था, कब आपने बताया? ये 2 और 3 जुलाई की जो कार्रवाई है इसमें, मतलब आपकी सरकार में हुआ ना? अभी 2-3 जुलाई को, ये माने जो बजट सत्र था पिछला। तो आप उल्टा ये बोल रहे हैं आपकी सरकार में इस तरह घोटाला? श्रीनिवास तिवारी जी के कार्यकाल में हुआ था। श्रीनिवास जी की बात है, रीवा का, ये अभी का नहीं है। रीवा में इस तरह की घटनाएं हुई थी जी, तब सत्ता पक्ष ने ये बात, सत्ता पक्ष के जो लोग वहां के विधायक थे उन्होंने ये बात उठाई थी कि रीवा जिले में ऐसे तमाम हादसे हुए हैं कि पूरे के पूरे स्कूल उठा के गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में दे दिए गए, और जो लोग उसमें प्राइवेट स्कूल में जिस पोस्ट पे थे ज्यों के त्यों भर्ती हो गए, सरकारी बना दिए गए। ऐसे तमाम घटनाएं हुई हैं जो जिनका जिक्र तब हुआ था। तो वो जांच के विषय है और वो होने चाहिए जांच, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल। हम जैन साहब, एक और उसका दर्शक ने हमें सवाल किया था कि आपके कांग्रेस के रिजिम में पूरा लूट खाया मध्य प्रदेश, उसका कहना था देश को लूट पाया। इसका उत्तर हम लेंगे आपसे, लेकिन हम संक्षेप में टिप्पणी राजेश जी से लेंगे, उसके बाद हमारा वक्त हो रहा है ब्रेक का। राजेश जी, देखिए, ये सारी लड़ाई को जो कि अभी कानून के द्वारा लड़ी जाना है, इसको पहले से ही राजनीतिक बनाया जा रहा है, और उसका मकसद ये है कि जो जांच एजेंसियों पर एक दबाव बना रहा है, एक स्ट्रेटेजी है। इसके कारण से कांग्रेस इस चीज को और वो कर रही, और कांग्रेस एक बात बहुत स्पष्ट कर दी जा रही है। अभी एसआईटी का रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन इनने पहले से सीबीआई की रट लगाना शुरू कर दी। मैं इसको कांग्रेस के अलावा भाजपा का क्या रुख है? भाजपा के बारे में आपके, देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी जब आपने व्यापम के लिए मामला उठाया, ये देखिए, मैं निशंक जी को एक बात बता दूं, ये मामला जो मैं अपनी तरफ से फोर्स ही कर सकता हूं, ये मामला अंततः सीबीआई को ही जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। भाजपा का जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, अब चूंकि राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस उसको लड़ रही है बगैर उसके कानूनी और तकनीकी जांच की रिपोर्ट आए बगैर, तो कांग्रेस ने के रिजिम में जो कुछ हुआ है उसको भी उन्होंने कर दिया। ये तो एक रिपोर्ट बनी बनाई रखी थी सचिंद्र द्विवेदी की। अब अभी तो आप देखना, अभी तो ये मामला भी आएगा कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान राघवगढ़ में अचानक प्रतिभा जो उभल के सामने आई, और उस प्रतिभाओं में जो है सिपाही बनने लगे, आरक्षक बनने लगे, फिर वो ट्रांसपोर्ट में भी तुरंत उनकी भर्ती हुई पुलिस में, और फिर उसके बाद में वहाँ पर चले गए अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में प्रतिनियुक्ति पर। तो वो सारे आरटीआई के माध्यम से लग गई हैं, आज ही लगी हैं आरटीआई से जानकारी मंत्रालय में। तो ये तो अब जब आपने इस तरह से लड़ाई शुरू की है, तो राजनीतिक हमले अगर आप किसी पे कर रहे हैं तो आपको भी उसको सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ये मॉरली कितना स्ट्रांग रहता है, टेक्निकली कितना स्ट्रांग होता है, लीगली कितना स्ट्रांग होता है, उसी से चीज़ों का सर्वाइवल होगा। और लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ कि राजनीतिक लड़ाई अभी कानूनी प्रक्रियाओं के निष्कर्ष आने तक नहीं लड़के, आपको प्रदेश के विकास की कुल मिला के राजेश जी नहीं लगता कि जो भी लड़ाई हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये जो हो रहा है ये गलत नहीं हो रहा? आपको नहीं लगता प्रदेश का जो मैसेज जा रहा है प्रदेश के बाहर, वो किस रूप में जा रहा है? ये मुझे तो ये लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री के जो संकट मोचक सलाहकार लोग हैं वो भी उनको गलत राय दे रहे हैं, और जो कांग्रेस को जो उकसा रहे हैं इस कार्रवाई के लिए वो भी कांग्रेस के शुभचिंतक नहीं है, और जो शिवराज जी को इस तरह की कार्रवाई के लिए कर रहे हैं वो भी नहीं, क्योंकि एक बड़ा दल होने के नाते एक सहिष्णुता की मांग होती। अपना एक मुद्दा रह गया था कि विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करने का, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था। उसके बाद हम उत्तर लेंगे आपके। कांग्रेस जो कार्रवाई स्थगित हुई है, अनुपूरक बजट नहीं पेश हो पाया, उस हड़बड़ी में फिर से बजट सत्र बुलाया जा रहा है, फिर से एक सत्र बुलाया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पे हम आपसे जरूर टिप्पणी लेंगे, लेकिन उसके पहले हम निशंक जी से भी ये जानेंगे कि उनके कार्यकाल में, यानी कांग्रेस चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, एक दर्शक ने पूछा था कि घोटालों की लंबी फेहरिस्त है, लंबी लाइन है, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की अभिनव पहल लोक सेवा केंद्र 27 फरवरी से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा शुभारंभ। पहले चरण में रायपुर कलेक्ट्रेट, आरंग, अभनपुर, धरसीवा एवं तिल्दा के तहसील कार्यालयों से शुभारंभ। लोक सेवा केंद्रों के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी 31 महत्वपूर्ण सेवाएं सम्मिलित हैं, जिसे राज्य के सभी तहसील कार्यालयों में प्रारंभ किया जा रहा है। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में संपर्क करें। जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी। जो विरोधियों के चक्रव्यूह को भेदना जानता है, जो राजनीति के कुरुक्षेत्र में कभी नहीं हारता,
जो सियासत की शतरंज में चलता है सबसे बड़ी चाल, वही कहलाता है महाबली। बली बली हर शनिवार रात 8 बजे। यार आपको पता है दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूस देकर पकड़ा गया। पता है भाई। आपको हर न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज में देख रहे। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। छत्तीसगढ़ शासन की अभिनव पहल लोक सेवा केंद्र 27 फरवरी से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा शुभारंभ। पहले चरण में रायपुर कलेक्ट्रेट, आरंग, अभनपुर, धरसीवां एवं तिल्दा के तहसील कार्यालयों से शुभारंभ। लोक सेवा केंद्रों के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी 31 महत्वपूर्ण सेवाएं सम्मिलित हैं, जिसे राज्य के सभी तहसील कार्यालयों में प्रारंभ किया जा रहा है। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में संपर्क करें। जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक में जाने के पहले हमने निशंक जी से सवाल किया था कि निशंक जी, अगर मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो व्यापम के अलावा मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इस तरह का मुद्दा है जो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर सके। आपके समय तो लंबी फेररिस्त रही, जो अभी मामले आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह की बात हो और पहले चले जाएं तो कहा जाता है, बिल्कुल सही भी है, कि जो सिगरेट का टुकड़ा होता है उसकी पर्चियां लिख करके उसमें भी नियुक्तियां हो जाती थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मेरे जेहन में भी हैं, मैं आपसे उत्तर जानूंगा। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक है रायपुर से, सत्येंद्र, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। सत्येंद्र जी, अपना सवाल करें। जी सवाल करें सत्येंद्र जी। लगता संपर्क नहीं हुआ। निशंक जी, हम आपसे जानना चाह रहे थे, ऐसे तब उतना मीडिया स्ट्रांग नहीं था, उस समय इतने जांच एजेंसियां नहीं थी, तो इस तरह सीधे नियुक्तियां होती रही है। निशंक जी, मेरा कहना है कि त्रिपाठी जी, गलत काम कोई भी करे, मैं करूं, आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग करें या कोई भी करे, और यदि वो काम गलत है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जहां तक कांग्रेस की भ्रष्टाचार से लड़ने की बात है, हमारे एक दर्शक साथी ने कहा था, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ही एक वो पार्टी है कि जिसने अपने केंद्रीय मंत्री से, ए राजा से इस्तीफा लिया, सहयोगी दल के डीएमके के केंद्रीय मंत्री से, और उन्हें जेल में डाला। तमाम अधिकारी जेल में गए, सुरेश कलमाड़ी जी को जेल में डाला, मगर बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके बेशरम नेता, लगातार जनता चिल्ला रही है, और मगर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कह दिया कि कोई भी चिल्लाता रहे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर नहीं होने देंगे। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। निशंक जी, अगर सिर्फ आरोप पे अगर आप इस्तीफा देने लगे, सिद्ध तो नहीं हुआ ना? तो सिद्ध तो उधर भी नहीं हुआ था, मगर सिर्फ आरोप लगे थे। कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा, हमारी नेता ने, कि जब आरोप लगे हैं तो पहले हम इनको पद से पृथक करेंगे, पद से पृथक होने के बाद जैन साहब सीएजी की रिपोर्ट ने उनको सब खुल गया था। कैग की रिपोर्ट अभी इस प्रदेश सरकार के विरोध में आई है, सरकार ने कैग की रिपोर्ट को नकार दिया। वाह वाह वाह। कैग की रिपोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद इस्तीफा हुआ था। नहीं, बता रहा हूं कि चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चौहान का इस्तीफा हुआ था, उसमें भी प्रूफ सहित बाहर मामला आ गया था। सुप्रीम कोर्ट के बाद कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि भ्रष्टाचार कोई भी करे, चाहे कांग्रेस के लोग करें, चाहे और किसी दल के लोग करें, यदि वो भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे उसका कद कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि जब तक हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब हम सुशासन। हमारे साथ एक गुना से और दर्शक हैं, हरिचरण जी, अपना सवाल करें। जी, मेरा सवाल जो बीजेपी के विधायक साहब बैठे हैं आपके चैनल पे, उनसे ये है कि 12 साल तक ये भाजपा का शासन है, ये भाजपा क्या कर रही थी? क्या गहरी नींद में सो रही थी क्या, कुंभकर्णी नींद में? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल किया, हम पाठक जी से लेंगे। हमारे साथ भिंड से एक और दर्शक हैं, राजेंद्र जी, अपना सवाल करें।
लगता है। आप पाठक जी, आपके क्षेत्र से सवाल आया है, नौगांव से दिनेश जी अपना सवाल करना चाहते हैं। दिनेश जी अपना सवाल करें। जी मेरा साहब इनसे बीजेपी विधायक गुंडन पाठक जी है कि जो आयोग व्यक्ति जो नियुक्ति के लिए नियुक्ति पा गए हैं व्यापम घोटाले में, और जो योग्य व्यक्ति नियुक्ति नहीं पा पाए, उनके लिए क्या किया जाएगा? बिल्कुल पाठक जी से बिल्कुल ही बहुत अच्छा मौजूद सवाल है। अच्छा सवाल है। हम एक और दर्शक है हमारे साथ सागर से, हम उनसे उत्तर ले लें बलराम जी से, उसके बाद हम सबसे उत्तर एक एक करके लेंगे। बलराम जी अपना सवाल करें संक्षेप में। हाँ जी, पुष्पेंद्र नाग जी से सवाल है हमारा जी। वर्तमान सरकार में जो घोटाला हुआ है उसमें चेहरे सामने तो आए हैं जी, लेकिन मामा जी क्यों लुक छिप रहे हैं? निष्पक्ष जांच करा ले सीबीआई से। जी 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 जी, दो सवाल थे पाठक जी। एक तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है कि व्यापम घोटाले में जो लोग फंस गए, जिन्होंने पैसा दे के नियुक्ति पाई, उनके माँ बाप से, उनके पिताजी से लेके उनको माध्यम बने, सबको आपने अंदर कर दिया। जो लोग, जो बच्चे, अगर किसी का 232 नंबर है, उसका सिलेक्शन हो गया है और 231, 230, 229 पाने वाला आज भी वेटिंग में है, वो पता नहीं कहाँ है, नहीं मालूम, उनके लिए कोई प्रक्रिया करेगी क्या कि जो इंटेलिजेंट तो वो था, अगर बिना घोटाले के 230, 229 पा रहा है, घोटाले वाले पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको मौका मिलना चाहिए ना, जिनको आप हटा रहे हैं। जी, ये मुझे लगता है कि जांच अपने निष्कर्ष पे जब पहुंच जाएगी तो ऐसे लोग जो वंचित रह गए हैं या जो वेटिंग लिस्ट में आए हों या मेरिट में दूसरे तीसरे स्थान पर रहे हों, उनके पहले एक दो लोग जो गलत तरीके से नियुक्ति पा गए, उनके पीछे उनका स्थान है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है व्यापम से या कोई ना कोई इसकी कमेटी बनेगी जो इसका एक बार रिव्यू करेगी, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात ये जो आई है कि 12 साल से सरकार क्यों सोई हुई थी, तो सवाल इस चीज़ का है कि जो जांचें होती हैं, जांचों का एक विषय रहता है। मामा जी को लेके बेमतलब की बात जो सज्जन कर रहे हैं और सरकार ने भी की है। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले, जैसे ही उनको इसका अंदेशा हुआ कि व्यापम की भर्तियों में कुछ घोटाला हुआ है, उन्होंने ही आगे बढ़ के सबसे पहले एसआईटी के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। सबसे पहले उन्होंने चिंता व्यक्त की और इस बात के लिए तुरंत एक अपने मंत्रिमंडल में बातचीत करके इस विषय को आगे लाए कि इसकी जांच होना चाहिए, व्यापक तरीके से जांच होना चाहिए। और 10 बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपना। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुख्य बात थी वो बजट सत्र जो पिछला जून जुलाई का था, उसमें स्थगन प्रस्ताव लाया गया। माननीय स्पीकर साहब ने ये बोला कि बजट सत्र में सामान्यतः किसी भी तरह के स्थगन प्रस्ताव ग्रहण नहीं किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ आपस में बैठ के बातचीत की गई। बातचीत में इसको स्थगन प्रस्ताव को लाया गया। स्थगन प्रस्ताव में 2 दिन तक बराबर चर्चा हुई। चर्चा में सबने सब कुछ आरोप लगाया। जैसे ही मुख्यमंत्री जी सदन के नेता के नाते इस विषय पर अपना भाषण देने के लिए आए, उनको बोलने नहीं दिया गया। उन्हें अपना भाषण सदन के पटल पर रखना पड़ा। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसके सारे विषय बताए, तब जाके वो विषय जनता के बीच में पहुंच पाया, सदन में पहुंच पाया। इसके बाद लगातार अभी ये वाला जो सत्र चल रहा था, कोई दिन ऐसा नहीं बाकी गया जिस दिन बहिर्गमन ना हुआ, कभी किसी विषय को लेके, कभी किसी विषय को लेके। बार बार स्पीकर साहब ने विधानसभा जो स्थगित हुई, वो तो जो सामने रिपोर्ट आ रही, जो देखा जा रहा है, उसमें आपके सत्ता पक्ष के लोग इतने हड़बड़ी में थे कि तुरंत विनियोग विधेयक पास होता नहीं होता। आप मार्च का महीना, आपके पास पैसा नहीं है, अनुपूरक बजट आपने पास नहीं करवाया, अचानक सब कुछ हल्ला हुआ और भंग हो गई विधानसभा। अनुपूरक बजट तो पास करा लेते, इतनी हड़बड़ी में थे क्या? इतनी भयानक स्थिति थी सदन की कि आप आश्चर्य करोगे। 18, 19, 20, 23, 24, 25 6 दिन के सदन की कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण में अपने साथ में लाया हूं। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसमें यह है कि 23 तारीख को 25 क्वेश्चन पूरे हुए। जो प्रश्नावली होती है, प्रश्नकाल होता है पहले घंटे का, पहले घंटे में केवल 23 तारीख को 25 प्रश्न हो पाए। वो इसलिए हो पाए कि जो 2-3 न्यूसेंस करने वाले कांग्रेसी विधायकगण हैं वो नहीं थे। कार्रवाई में आप देख लिया जाए। दूसरी बात 24 तारीख को 22 प्रश्न हुए। इसके अलावा किसी दिन कोई प्रश्नावली पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाए। रोज बमचक, रोज होड़दंग, कुछ ना कुछ करना और बहिर्गमन करना, फिर बहिर्गमन करना। किसी विषय पर चर्चा नहीं हुई। बार बार कहा जा रहा चर्चा कीजिए। राज्यपाल के अभिभाषण पे आप खड़े हो गए कि साहब हमको सदन नहीं चलने देना है, राज्यपाल का अभिभाषण नहीं सुनना है। चलिए नहीं सुनिए। अभिभाषण का बहिर्गमन किया आपने। बहिर्गमन करने के बाद जब संशोधन प्रस्ताव की बात आई तो माननीय 13 सदस्यों ने संशोधन के प्रस्ताव रखे। ये कार्रवाई में डला हुआ है। 13 में से 13 लोगों ने भाषण दिए।
सत्यदेव कटारे जी नेता प्रतिपक्ष का भाषण अंत में हुआ, उसके बाद इन सारे चर्चाओं का जवाब देने के लिए सदन के नेता को नहीं सुना, को बोलना था, क्यों नहीं बोलने दिया गया? इस कारण हड़बड़ी में आ गए। नहीं, हड़बड़ी की कोई, जब आपने सुनने ही नहीं दिया, सदन को चलने नहीं दे रहे, आपसे कहा जा रहा है कि आप विधिवत इसको लाइए, किसी नियम के तहत लाइए, चर्चा को लाइए। इस मुद्दे पे हम राजेश से टिप्पणी जानना चाहेंगे, लेकिन जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जैन साहब क्या कह रहे हैं? हमारे मित्र पाठक जी ने कहा बहिर्गमन की बात की, कांग्रेस कभी इस मुद्दे पर बहिर्गमन, कभी उस मुद्दे पर बहिर्गमन। बताता हूं, मैं डेट वाइज बताता हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप मेरी बात सुनिए। जैन साहब एक और आपकी बात, जब मैं आपकी बात शांतिपूर्वक सुन रहा था, आपको भी सबको मेरी बात सुनना पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सुना। हाँ, हमने बहिर्गमन किया, प्रदेश में हजारों लोग स्वाइन फ्लू से मर रहे हैं, सरकार सो रही है, कांग्रेस ने उसके लिए बहिर्गमन किया। हमने बहिर्गमन किया पेट्रोलियम पदार्थों पर वेट कर के लिए। इस देश में सबसे ज्यादा यदि वेट कर कहीं पर है पेट्रोलियम पदार्थों पर, तो मध्य प्रदेश में है। हमने बहिर्गमन किया, राज्यपाल के बहिर्गमन किया, दो राज्यपाल अरे जैन साहब मैं आपको रोकूंगा, जैन साहब मैं रोकूंगा। एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है आपके विपक्ष पे पाठक जी ने। उन्होंने कहा 2-3 विधायक नहीं थे तो सारी कार्रवाई हो गई, माने पूरी विपक्ष सोई है, 2-3 विधायक नहीं है, पूरे विधायक दल एक है। और जिस विधायक को जो लगता है प्रश्नकाल में, यदि अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय अनुमति देते हैं, तो हम पूरा प्रश्न निवेदन करके कभी पूछ लेते हैं। और जहां तक कार्रवाई की बात है, एक दिन तो स्वाइन फ्लू पर चर्चा होती रही, और कार्रवाई तो इस बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सत्तारूढ़ पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार ने षड्यंत्र करके खुद शुरुआत की, उधम किया और सदन को बाधित किया। हम लोग मजबूरी थी, बोलिए क्या मजबूरी थी? प्रदेश चलाना मना किया था आपको सदन चलाने से? अरे कहीं ना कहीं आपको लग रहा था बोल नहीं पा रहे थे, हम सदन चलेगा, कहीं और कोई विषयांतर हो रहा है। जैन साहब पाठक जी विषयांतर हो रहा है। हम राजेश जी से एक टिप्पणी। राजेश जी 2 सवाल है। एक पहला सवाल ये, एक बहुत अच्छे किसी दर्शक ने सवाल किया कि जो वेटिंग में थे, जब आपका घोटाला उजागर हो गया, अगर 300 सीटें हैं, 200 लोग घोटाले के तहत आए हैं, 100 लोग पढ़ने वाले आए हैं, इंटेलिजेंट लोग आए हैं, तो क्या वेटिंग में जो हैं उनको मौका मिलना चाहिए? हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो 4 साल 3 साल पुराने हो गए। दूसरा ये कि क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी ने भी कार्रवाई स्थगित की हो, विधानसभा स्थगित हुई हो, अनुपूरक बजट पास करने का भी ध्यान भूल गए इन्होंने? देखिए, मैं आपको पहले विधानसभा वाला एपिसोड पे जो हमारे दोनों विद्वान मित्र जो है बात कर रहे थे, मैं एक बात बता दूं आपको कि विधानसभा की, अगर आप हंगामे के कारण आपने कहा कि हम ये करेंगे, आप ये बताइए, एक दिन पहले जयंत मलैया जी ने बजट रखा, वो बजट को सारे सदस्यों ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके बाद अब कोई तात्कालिक कोई स्थिति थी नहीं। आप बताइए, अब आप विपक्ष से उम्मीद रखते हैं कि वो संसदीय प्रक्रियाओं, नियम पालन करें, नियम प्रक्रियाओं का, तो क्या इन्होंने पालन किया? क्या संसदीय कार्य मंत्री को नहीं पता कि हम निंदा प्रस्ताव प्रश्नकाल में रखेंगे? जबकि एक मान्य परंपरा है कि प्रश्नकाल को ना तो पक्ष को ना विपक्ष को किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रश्नकाल में हर दिन लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आपने निंदा प्रस्ताव उस दिन लाके एक बहुत बड़ी गलती की, और आपने निंदा प्रस्ताव प्रश्नकाल में रख रहे हैं। आपको अध्यक्ष, आसंदी से अध्यक्ष बोल रहे थे कि आप रुकिए, शून्यकाल में इस मामले को उठाइए। आपको इतना सब्र नहीं है, इसका मतलब है कि आप खुद नहीं चलने देना चाहते थे। तो ये तो इतनी खराब स्थिति संसदीय लोकतंत्र में हुई है कि एक सरकार और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वह जो फ्लोर मैनेजमेंट करे और सरकार को सदन चलाने में मदद करे विपक्ष की मदद से। अगर वो नहीं हो रहा है, अनुपूरक बजट की बात, देखिए आप सोचिए, हड़बड़ी में आप उस दिन कितने रिकॉर्ड टूटते हैं, संसदीय परंपराएं किस तरह खंडित हुई हैं, विखंडित हुई हैं, इसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तो इतिहास में एक बदनुमा दाग की तरह शिवराज सिंह चौहान के साथ में चस्पा रहा, जिन भी सलाहकारों ने उनको सलाह दी। आपने विनियोग विधेयक तो उस दिन कार्यसूची में था ही नहीं। विनियोग विधेयक तो सामान्य बहस और विभागों की बजट मांगों पर चर्चा होने के बाद सबसे आखिरी में लाया जाता, वो तो आता 20 मार्च के आसपास बाद में, लेकिन आपने उसको बिना कार्यसूची में वो उसको भी शामिल कर लिया। अनुपूरक आप भूल गए, तो आपको फिर से अपना सत्र बुलाना पड़ रहा है। ये चीज़ें अच्छी नहीं है। देखिए, संसद के मतलब सरकार ने जो पलायन किया विधानसभा से, ये भी बहुत गलत काम किया है, और इसके लिए उनके शिवराज सिंह चौहान और उनकी जो भी वहाँ पर रणनीतिकार हैं वो पूरी तरह से विफल रहे हैं। दूसरा सवाल आपने जो कहा कि वो व्यापम के नंबर जो वेटिंग लिस्ट में जो नीचे थे
तो ये जो लड़के बाहर हुए हैं उनकी नियुक्ति निरस्त हुई है तो उनकी जगह उनको मिलना चाहिए। तो ये मामला टेक्निकल है, क्योंकि वो व्यापम में ये लिखा रहता है कि वो सूची कितने दिन तक वैलिड रहेगी। अगर उसकी वैलिडिटी के तहत आती तो करे, या सरकार को चाहिए कि इस बारे में कैबिनेट से निर्णय पारित करा के उसकी वैलिडिटी बढ़ा के जो जेन्युइन जो उम्मीदवार है उनको करना चाहिए, ताकि वो एक राहत मिलेगी। और तो ये लगेगा कि हाँ, जो सिफारशी लालों की जगह जो है, अगर असली लोग अगर ये काबिलियत के साथ में आते हैं तो ये पाठक जी, अगर ये सरकार इस तरफ नहीं ध्यान देती, नहीं जाती है, जो ब्यूरोक्रेट से नहीं ध्यान देते, क्या आप अपनी सरकार में हैं, आप इसको पहल करने का प्रयास करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें पहल होना चाहिए। और ये जो सवाल था ये एकदम सही था कि जो योग्य लड़के वंचित रह गए उनके लिए कुछ ना कुछ समाधान निकालना चाहिए। जो रास्ता राजेश जी ने बताया ये भी एक बार मुझे लगता है कि ठीक हो सकता है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सदन को खत्म करने में इसमें कुछ ना कुछ सत्ता पक्ष की भूमिका, विपक्ष ने इतना नाटक किया है, इतना नाटक किया कि मुझे लगता ही नहीं आपने पहली बार संसदीय कार्य मंत्री का नाम पूरे सदन ने एक मत से असंसदीय कार्य मंत्री रखा है। नहीं, पाठक जी, ये तो राजेश जी बोल रहे हैं कि इतनी हड़बड़ी में थे, प्रश्नकाल के दौरान संसदीय कार्य मंत्री अगर निंदा प्रस्ताव रख रहे हैं तो इसको तो आपको थोड़ा बहुत तो मानना चाहिए कि हाँ, गलती चूक हो गई। संसदीय कार्य मंत्री मंच पर खुलेआम ये कहे कि हमारे मुख्यमंत्री को नहीं बोलने दिया तो हम आपको किसी कांग्रेसी सदस्य को नहीं बोलने देंगे, ये तो घोर अमर्यादित और अलोकतांत्रिक आचरण था उनका। और किसी भी सरकार को इस तरह से अहंकार अपना नहीं दिखाना चाहिए। शिवराज जी खुद कहते हैं कि अहंकार से बचो, लेकिन उनके मंत्री जिस तरह से छाती ठोक के जो बात कर रहे थे ये बहुत ही निंदनीय था। अब हम तो पहली बार के सदस्य हैं, इसका हमें ज्ञान नहीं है संसदीय मर्यादाओं का, लेकिन हम इतना जानते हैं कि कांग्रेस ने इतना बमचक किया, इतना हुड़दंग मचाया कि साहब काम ही। हम कह रहे ये जो फ्लोर है ये बातचीत का मंच है, बातचीत कर रहे हैं अपन, हर चीज क्यों आप भाग गए? बातचीत के लिए भी मौके नहीं दे रहे करके आपने। मुख्यमंत्री आप भागे एक महीने पहले सदन स्थगित करके। मुख्यमंत्री सदन के नेता थे, उनको आपने क्यों नहीं सुना? अभी भाषण उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जैन साहब ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल गलती हुई है जैन साहब, बिल्कुल सत्ता पक्ष की तरफ से गलती हुई है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सदन आपका नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, ये लगातार 4 बार से हो रहा, नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं और उसके बाद जब मुख्यमंत्री की बात आती है, सदन के नेता की बात आती है तो आप बिना सुने निकल जाते हैं। ये लगातार 4 बार, ये रणनीति नहीं बना लेते आप लोग? नहीं, दरअसल क्या होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि मुद्दों पे बोले तो हम सुनने के लिए पहले भी तैयार थे और कल भी तैयार रहेंगे। तो सुने ही नहीं, मगर हम मुख्यमंत्री जी की स्पीच सुनने तो सदन में नहीं जाएंगे ना। पे बोल रहे कि नहीं बोल रहे आपको पता है? हम विषय पे आए ना, चले गए। यदि हम विषय पे सुनेंगे, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम उनकी बात जरूर सुनेंगे। हम आपसे ये उत्तर जानना चाह रहे हैं कि बिल्कुल आप सुनेंगे, आप संतुष्ट हैं कि हम सुनेंगे, लेकिन ये लगातार 4 बार से क्यों हो रहा है? इसलिए कि जो विधायक अंदर बैठे हैं जी, चाहे वो कांग्रेस के विधायकों की हम बात करें तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पीच सुनने नहीं आए। जो मुद्दे हमने आरोप लगाए, हमारे नेता ने आरोप लगाए, हमारे विधायक साथियों ने आरोप लगाए, आप उनका बिंदुवार जवाब दीजिए, हम अवश्य सुनेंगे और सुनेंगे, क्योंकि वो सदन के नेता हैं और हमारा कर्तव्य है उनकी बात तय कर लिया कि उन्होंने जवाब है कि नहीं, आपने पहले से कैसे तय कर लिया? जब हम 15 मिनट की और 12 मिनट की स्पीच सुनते हैं, नहीं, और जब हमें 1 मिनट की नहीं सुनी, 1 मिनट की नहीं सुनी, 1 मिनट की किसी भी। और मैं त्रिपाठी जी एक चीज की तरफ आपका और हमारे राजेश जी का और हमारे पाठक जी का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा और तमाम लोगों का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार की बात चली थी, एक दर्शक ने कहा था कि कांग्रेस के शासन में बहुत भ्रष्टाचार हुआ जी। आपने कहा कि सबूत भ्रष्टाचार में दिल्ली आप देखिए नरसिम्हा राव जी की सरकार थी जी जी, जैन हवाला डायरी के आधार पर नरसिम्हा राव जी ने कितने लोगों पर कार्रवाई कर दी थी। ये कांग्रेस का इतिहास है। एक बार यदि आरोप लगे कांग्रेस को पद से पृथक करिए, पाठक जी वही समय समाप्त हो रहा। जैन साहब, जो आज उसका जो हवाला वाला मामला है, जो उसके रिजल्ट बाहर आए हैं, पॉलिटिकल रिजल्ट बाहर आए हैं, उसमें ये माना गया कि नरसिंह राव जी ने अपनी पार्टी में जिनसे वो दुराग्रह रखते थे खतरा निपटाया, क्योंकि वो सब बरी हो गए हैं। सब बरी आरोप लगे थे ना, जैन डायरी में आरोप थे, नाम थे, नरसिम्हा राव जी ने कार्रवाई की। कारण कुछ भी हो सकता है पर्दे के पीछे, वो एक अलग बात है। जी, वो जैन हवाला डायरी के मामले में लालकृष्ण आडवाणी ने भी इस्तीफा दिया था अपने पद से, तो पहले। लेकिन जब कोर्ट का जब डिसीजन आ गया एक बार कि किसी डायरी में केवल नाम मात्र होना कोई आधार नहीं बनता कोई कानूनी कार्रवाई का,
उसके बाद से ये बात चली है। तो अभी बात जो है ये कानूनी प्रक्रिया पूरी होना चाहिए, उसके लिए आपको धैर्य रखना चाहिए। आप गिने चुने उदाहरण बता रहे हैं कांग्रेस ने कब भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया, ये बता रहे हैं। चाहिए था उसे सरकार को है, खासतौर से नए विधायकों की हमारी पीड़ा है, हमारे साथियों की पीड़ा है। आपकी सत्ता में इतने लंबे समय तो पहली बार आए, शासन तो कांग्रेस ने लंबे समय से, ऐसे भ्रष्टाचार भी लंबे हो रहे हैं इसमें। जैन साहब, हमारे पास समय समाप्त हो रहा है, हम आपकी संक्षिप्त में एक टिप्पणी जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे कि जो आरोप की राजनीति चल रही है उसको आप किस रूप में लेते हैं? मैं चाहता हूं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए, किसी की छवि खराब करने के लिए आरोप बिल्कुल ना लगाए जाए। तो ये आपको समझ पाठक जी, और मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। और यदि आरोपों में सच्चाई है और यदि कोई पार्टी लगातार आरोप सदन के अंदर और बाहर लगा रही है और जिस एजेंसी पर इस पूरे देश के लोगों का विश्वास है, तो आप एक क्या तकलीफ है। मैं आज व्हाइट सफारी सूट पहना हूं, आप मुझे किसी भी कांच के सामने खड़ा कर दीजिए, चाहे एसआईटी वाले कांच के सामने खड़ा कर दीजिए, चाहे सीबीआई वाले कांच के सामने खड़ा कर दीजिए, फिर कहीं ना कहीं हमारे मन में डर क्यों है? मेरे कलर तो नहीं बदला जाएगा ना कपड़े का, मुझे डर है। टिप्पणी जानना चाह रहे हैं आपसे संक्षेप में। मुझे डर इस बात का है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीज हम छुपाना चाहते हैं वो दूसरी जांच एजेंसी के पास जाए और हम छुपा ना पाए और हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी माननीय प्रदेश के मुखिया जी से भी अनुरोध है कि जब पूरा प्रदेश की जनता, युवा, कांग्रेस सब लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच को दे दी जाए, ये तो लंबा भाषण और दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ भी जो आरोप है उन्होंने भी मांग की है कि सीबीआई जांच दे दी जाए। आरोप की राजनीति जो हो रही है उस पर टिप्पणी, खैर आप पूरा अपना जो सदन का भाषण वो दे दिया। पाठक जी, ये जो भी हो रहा है, चाहे कांग्रेस के रिजिम में रहा हो चाहे बीजेपी, पार्टी लाइन से हट करके आपकी क्या टिप्पणी, ये क्या उचित है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस? हम एक लाइन की बात बोल रहे, अपने दैनंदिन जीवन में मान लीजिए हम कार चला रहे हैं और हमारे बगल में कोई बैठा, आप हमसे कहो कि ये कार छोड़ दीजिए, आप आपसे चलाते नहीं बन रही है, तो ये हमारे चालन की जो हमारी क्षमता है उसके ऊपर आरोप हुआ। अभी जो एसआईटी जांच कर रही है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने बोला है कि जांच की जाए, हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है, तो हमारी ही काबिलियत पे शंका होगी यदि हमें अपनी जांच पे भरोसा नहीं होता, यदि हमें लगता है कि ये सही नहीं जा रही है जांच, तो यदि दूसरे को सौंपते तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी कार्य पद्धति ठीक नहीं है, कार्य पद्धति के ऊपर उंगली उठती। इसलिए एक बार जांच हो जाने दें, यदि आपको लगता है कि संतोषजनक नहीं है तो सीबीआई में जाने का कोई मुद्दा है नहीं। दूसरी बात यह कि सब जगह हो आए हैं, सुप्रीम कोर्ट की कुंडी खटखटा ली, हाई कोर्ट की कुंडी खटखटा ली। एक बार जब सब तरफ से मान लिया गया है कि जो भी जांच चल रही है वो सही दिशा में जा रही, सही तरीके से चल रही है, तो मेरा ख्याल है आपत्ति करने का इसमें कोई हक नहीं है। अनावश्यक सदन की कार्रवाई रोक के, सदन को बीच में स्थगित करा के कांग्रेस ने बहुत गलत पाप किया है। सदन आपने यहाँ आरोप स्थगित कराने का पाप कांग्रेस का है। सदन आपने स्थगित कराया, नहीं, पूरे सत्तारूढ़ कांग्रेस पाठक जी और जैन संसदीय कार्य मंत्री ने, बिल्कुल पूरा मंत्रिमंडल ने विधानसभा हो गई है, लोग चुपचाप थे, आप सदन से भागे, आपने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, प्रदेश की जनता आपको माफ। दोनों लोगों का विरोध है। जैन साहब, ये सदन के अंदर हो गई स्पीच, अब कहा ये तो हमारा मंच है और यहाँ जनता भी देख रही है। राजेश जी, न हमें कांग्रेस के मित्र से मिला न भाजपा के मित्र से मिला, जो आरोप की राजनीति हो रही है ये दोनों से उत्तर नहीं मिला, अपने अपने मत उन्होंने रखा। आपका क्या मत है, जो भी राजनीति, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस तरह क्या आने वाले समय में अगर कोई जनसेवा के लिए आता है उसके साथ 10 समर्थक भी होते हैं और वो समर्थकों की अगर वो सिफारिश करता है, सिफारिश करने के बाद नियुक्ति देना न देना उस ब्यूरोक्रेट्स का अधिकार क्षेत्र है, वो उसकी, तो अगर सिफारिश नहीं करेगा तो कैसे जनसेवा में वो करेगा, आगे कैसे काम करेगा? आपकी क्या टिप्पणी जो भी हो रहा है? देखिए, अभी जो आरोपों की राजनीति हो रही है तो बस ब्लो द बेल्ट, कमर के नीचे वार चल रहे हैं और इसको किसी भी राजनीति में स्वस्थ राजनीति के हिसाब से मुफीद नहीं माना जा सकता और ये संसदीय लोकतंत्र के मुताबिक भी नहीं है। जहाँ तक आप सिफारिशों की बात कर रहे हैं या वो चीज़ें, देखिए ये काम जांच एजेंसियों का, भर्ती एजेंसियों का काम है कि उनको काम करें, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो भर्ती एजेंसियों ने की है कि उन्होंने सुना क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के या किसी भी सरकार का जो बिजनेस रूल्स होता है उसमें साफ तौर पे स्पष्ट होता है कि अगर आपको कोई पॉलिटिकल बॉस आपको सिफारिश कर रहा है या किसी चीज़ का निर्देश दे रहा है
तो आप या तो उसके मौखिक निर्देश पर कार्रवाई नहीं करें, या कार्रवाई करते तो उसका कार्योत्तर अनुमोदन